Hope you all are well at home and giving proper time to your studies. We have already started the biotechnology, जिसमें हमने डिफरेंट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. प्लाज्मिड का पढ़ा हमने, बैक्टीरियोफाजेस का पढ़ा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र कर सकते हैं होस्ट में एंड वी कैन गेट द मल्टीपल कॉपीज. अब हमारे पास है कि हमने एक इम्पॉर्टेंट टूल्स में पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट टूल जो बायोटेक्नोलॉजी में था, एक सबसे पहला टूल क्या था, एंजाइम्स. अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे पहली बार हमने पढ़ी थी एंजाइम, जिसके अंदर हमने पढ़े थे लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस और टाइप्स पढ़े थे हमने उसके. दूसरे नंबर पे हमने पढ़े वेक्टर्स, है ना, जिसमें हमने प्लाज्मिड पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, बैक्टीरियोफाजेस पढ़े, हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन पढ़ा. फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आज है कॉम्पिटेंट होस्ट, यानी कि आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. अब आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हों, तो हमने पढ़ा था कि आप क्या करते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो. मीन्स यू सेंड दैट डीएनए इनटू द होस्ट. ओके, सो कॉम्पिटेंट होस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उसकी क्या ले सकें, मल्टीपल कॉपीज ले सकें एक पर्टिकुलर डीएनए की, एक पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए की. ओके, तो यही हमने पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहला जो मेथड है, इसके अंदर हम कॉम्पिटेंट होस्ट में हम पढ़ेंगे दैट इज द वेक्टर मीडिएटेड. पहला है वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर. देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ द फॉरेन डीएनए बाय अ सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. ओके, एंड देन इनकॉर्पोरेटिंग दैट डीएनए इनटू इट्स ओन डीएनए एंड देन एक्सप्रेस दैट इनकॉर्पोरेटेड डीएनए. समझ आई बात आपको? यानी कि एक सेल का बाहर वाले डीएनए को अपने अंदर लेना, फिर उसको अपने डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करना, देन उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना और फिर उसके जो एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना, मतलब वो जीन जो है वो कौन सा करैक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हमने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? बाय विच a cell. So what is transformation? It is a process by which a cell take up the foreign DNA from its environment and then incorporate that foreign DNA into its own DNA. Okay, with its own DNA and then express the trait which is contributed by the incorporated DNA. Okay. अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट यूज़ किए जाते हैं. ई कोलाई है, ईस्ट है, लाइकवाइज. ओके, अब आता है कि डीएनए जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है. पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, आपने पढ़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, that does not allow the DNA molecule, that is hydrophobic. So DNA is hydrophilic and it does not enter into the plasma membrane. It is made up of the lipids. Okay, so DNA will not enter into the plasma membrane of the bacterial cell. Now how to make it competent? Means ki so that the recombinant DNA get entry into the bacterial cell. So it is treated with the bivalent ion, calcium ion, and it is then kept on the ice. Then again it is treated with the very high temperature at the 42 degrees Celsius, and then again it is kept on the ice. Okay, मतलब आपने उसको bivalent calcium ion से treat किया so that it increase the efficiency of cell to take up the foreign DNA. फिर so the recombinant DNA enter into the host cell through the pores. यानी कि जब आप उसे कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे तो जो डीएनए हाइड्रोफिलिक था, जो एंटर नहीं कर पा रहा था, अब वो वहाँ से एंट्री करेगा.
by treating it with the calcium ion. And when you give it the shock treatment, heat shock treatment, वो कैसे दिया जाता है? पहले इसको आइस पे रखेंगे, फिर हाई टेम्परेचर देंगे, फिर से आइस पे रखेंगे, तो क्या होगा? देयर इज अ efficiency is increased of the bacterial cell to take up the foreign DNA. समझ आई मेरी बात आपको? So this is about the how the vector mediated जीन ट्रांसफ़र अक्कर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आता है कि किस तरीके से एक सेल को आप रेडी करोगे दैट इट टेक अप द फॉरेन डीएनए, मीन्स हाउ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फोर्स्ड टू एंटर इनटू द बैक्टीरियल सेल. समझ आई? दूसरा जो आता है दैट इज द वेक्टरलेस, दैट इज द वेक्टरलेस और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पहला पार्ट आपको समझ आया जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरीके से हाउ अ सेल इज मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द फॉरेन डीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरीके से एक सेल ले पाएगी, उसके लिए हमने उसको कैल्शियम आयन से ट्रीट किया, फिर उसे शॉक ट्रीटमेंट दिया, यानी कि हमने पहले आइस पे रखा, फिर हमने 42 डिग्री सेल्सियस पे रखा, फिर हमने उसे आइस पे रखा. तो इस तरीके से सेल की एफिशिएंसी डीएनए को लेने के लिए बढ़ गई. दूसरा है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो आता है दैट इज माइक्रो इंजेक्शंस. इसमें क्या है? द फॉरेन डीएनए इज अलाउड टू एंटर, मीन्स इट इज forced to enter into the cell by using micro injections and micropipette. This is very important and it was used by Alex Zeffrey. Alex Zeffrey का नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Alex Zeffrey ने it was first used means here micro injections and micropipettes are used to get the DNA enter into the bacterial cell. Then the second method which is used, it is the electroporation. Electroporation. What is electroporation? बड़े ध्यान से सुनना है. इसमें क्या है? That the pores are created in the membrane so that the foreign DNA can get its entry. Electroporation means formation of temporary pores in the plasma membrane by using the lysozyme and calcium chloride. समझ आई मेरी बात आपको कि कैल्शियम क्लोराइड या लाइसोजाइम यूज़ कर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट होते हैं, टेम्परेरी पोर्स, so that the recombinant DNA can get its entry into the cell. समझ आया? तीसरा मेथड है हमारे पास that is the chemical method. बहुत ध्यान से सुननी है ये सारी बातें क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. केमिकल मेथड में है कि अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल या किसी भी होस्ट सेल में एंटर करना चाहते हो देन दे आर ट्रीटेड विद द polyethylene glycol. They are treated with polyethylene glycol so that the cell take up the foreign DNA. चौथा मेथड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड. This is very very important. Why? Because here the DNA is projected, means here the DNA is bombarded at very high speed to the target cell by the microprojectiles. Means the here what happens, the tungsten or the gold particles that are coated with DNA, they are targeted, they are bombarded at very high speed towards the plant cell or the animal cell. Okay, means बहुत fast speed से जो tungsten और gold particles that are coated with DNA, they are projected towards the into the plant cell. So means this is the transfer of the gene or the vectorless जीन ट्रांसफ़र मेथड. तो मैंने आपको 4 मेथड बताए. इसमें माइक्रो इंजेक्शंस या माइक्रोपिपेट जिनका डायमीटर बहुत थोड़ा है उसे यूज़ किया जाता है डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए.
दूसरा, पोर्स क्रिएट किए जाते हैं जब कैल्शियम क्लोराइड या फिर लाइसोजाइम यूज़ किया जाता है ताकि पोर्स हो, टेम्परेरी पोर्स, सो दैट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन गेट इट्स एंट्री। फिर आता है केमिकल मेथड, यानी कि आपने सेल्स को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से ट्रीट किया सो दैट इट कैन टेक अप द डीएनए। चौथा मेथड हमने पढ़ा बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड, जिसमें हमने जो प्रोजेक्टाइल्स थे, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स दैट आर कोटेड पार्टिकल्स विद द डीएनए, दीज आर बम्बार्डेड एट वेरी हाई स्पीड टूवर्ड्स द सेल्स। सो दीज आर द सम मेथड। इसी एक पर्टिकुलर इस पेज में से हमें हर बार 3-4 नंबर का पेपर आपको ज़रूर मिलता है बायोटेक से रिलेटेड। ओके, सो बी वेरी केयरफुल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यस बेटा, अब तक हम सारे इनके टूल्स पढ़ चुके हैं। आपको मैंने बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, बट अब हम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे क्रिएट किया जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, अगर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना चाहते हैं, सबसे पहला तो आपके पास डीएनए होना चाहिए। अब सेल है, सेल के अंदर डीएनए है, लेकिन उसके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट स्टेप दैट इज द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि किसी सेल से हमें सबसे पहले उसका डीएनए रिकवर करना होगा। ओके, अगर प्लांट सेल है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्लांट की सेल किसकी बनी होती है, सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे, सेलुलेज। ऐसे ही फंजाई की अगर केस में बात करें तो हमें एंजाइम यूज़ करना पड़ेगा काइटिनेज। ओके, अगर बैक्टीरियल सेल है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइसोजाइम। ओके, सो दैट द सेल वॉल इज क्लियर्ड एंड वी कैन गेट द डीएनए। अब एक प्रॉब्लम और आती है, हमें सीधा डीएनए नहीं मिलेगा, हो सकता है डीएनए के साथ आरएनए भी हो और इसके साथ प्रोटीन्स भी हों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आरएनएज या जो एंजाइम आरएनए को ब्रेक डाउन करे और जो प्रोटीनेजेस जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करें, हमें उस डीएनए इसके साथ हमें ट्रीट करना पड़ेगा। पहली बात, हमारे पास तो जो डीएनए आया उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होंगे, आरएनएज भी हो सकते हैं उसके साथ, पर हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, आरएनए को भी ब्रेक डाउन कर देंगे और उससे जुड़े हुए प्रोटीन्स को भी बाय यूजिंग द प्रोटीजेज। समझ आया? तो आपके पास क्या आ गया, डीएनए आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकंड स्टेप आता है हमारे पास कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट, ये भी बात आपको पता है, यानी कि आप सारा का सारा डीएनए तो नहीं चाहते, आपको एक पर्टिकुलर डीएनए की सीक्वेंस चाहिए। तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया था, अगर आप एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। ये वो एंजाइम्स हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कट प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल गेट दैट पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट। नाउ हमारे पास फॉरेन डीएनए भी है, यानी कि हमें सोर्स डीएनए भी मिल गया जो हमें मल्टीपल कॉपीज जिसकी हमें चाहिए। फिर हमारे पास वेक्टर डीएनए भी है, तो दोनों को आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया एंड देन यू विल हाइब्रिडाइज देम, या जिसको हम कहेंगे कि आप दोनों को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप पर्टिकुलर सीक्वेंस कट कर सकते हैं, फॉरेन डीएनए की या सोर्स डीएनए की एंड वेक्टर डीएनए की, एंड आफ्टर दैट बोथ द डीएनएज फ्रॉम द टू डिफरेंट सोर्सेज they are joined by using the DNA ligase, and then the vector DNA plus foreign DNA, या जिसे हमने क्या कहा था, सोर्स डीएनए, यानी कि जिसका आपको मतलब रिक्वायरमेंट है, यू वांट दैट पर्टिकुलर डीएनए, देन यू विल गेट द हाइब्रिड डीएनए। ओके, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज
काइमेरिक डीएनए, या जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आपके पास क्या आ गया? काइमेरिक डीएनए। हाइब्रिड डीएनए मींस द डीएनए हैज बोथ द पार्ट, मींस वेक्टर डीएनए एज वेल एज द फॉरेन डीएनए। तो समझ आया? पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले आपको डीएनए को आइसोलेट करना है। सेकेंड स्टेप में आपने उसका क्या बनाना है? हाइब्रिड डीएनए क्रिएट करना है बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर डीएनए विद द फॉरेन डीएनए। इज इट क्लियर? टू स्टेप्स वी हैव डन। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आपने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, फिर उसको पर्टिकुलर जगह पे कट भी कर दिया, और फिर आपने उसको रिकॉम्बिनेंट भी बना लिया, मीन्स यू गॉट द हाइब्रिड डीएनए। तीसरा स्टेप आता है एम्प्लीफिकेशन of gene of interest using PCR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। देखो PCR का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? अब आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक PCR। कार्ल मूलिस in 1985 he got the Nobel Prize for this, for using the PCR. Now what happens in PCR? The multiple copies of a particular segment, they are created. Okay, so how this process is used means what are the requirement? First let us have the means what is the machinery or what are the requirement for PCR. Requirement में सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए टेम्पलेट, यानी कि हमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए जिसके ऊपर नया स्टैंड बनेगा। ओके, सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज द डीएनए टेम्पलेट। सेकंड इज द 2 oligonucleotide primers, 2 oligonucleotide primers, यानी आपको पता है जब आपने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था कि हमें रेप्लिकेशन जब होती है तो हमें स्टार्टिंग में क्या चाहिए? प्राइमर रिक्वायर्ड है हमें, जिसके ऊपर फर्दर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे। ओके, तीसरा हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि वो एंजाइम जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता हुआ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज और जो पॉलीमरेज पीसीआर में यूज होता है, जो पीसीआर में यूज होता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। बड़े ध्यान से सुनना, वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव्स में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ओके, तो टैग का मतलब क्या है? यहाँ जो एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज। अब टैग का मतलब क्या है? थर्मस टी एक्वेटिकस, यानी कि ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे टैग पॉलीमरेज लिया गया। क्या सिग्निफिकेंस था? मीन्स इट इज हाईली स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तब भी ये पर्टिकुलर पॉलीमरेज एंजाइम टैग पॉलीमरेज प्रॉपरली वर्क कर सकता है। तो आपको समझ आया आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी पीसीआर के लिए? पहली बात तो पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या क्या चाहिए? डीएनए का टेम्पलेट चाहिए आपको जिसके ऊपर नए डीएनए के स्टैंड बनेंगे, यानी कि आप जिसकी मल्टीपल कॉपीज चाहते हैं पहले आपको डीएनए का वो स्टैंड चाहिए। सेकेंड, आपको प्राइमर्स चाहिए, यानी कि जिसके ऊपर कंटिन्यूस सिंथेसिस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड दैट प्राइमर्स। फिर आपको डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए जो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन करेगा। और यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन सा है? टैग पॉलीमरेज। और टैग का मतलब क्या है? थर्मस एक्वेटिकस, यानी कि इट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर enzyme that it is stable at very high temperature. Okay,
So this is all about the requirement. Now let's have the procedure, or it is called mechanism, means how it occur, कि कैसे होता है PCR। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें या किस तरीके से, व्हाट आर द स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन, यानी कि आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, पता है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। फिर आपको ये भी पता है कि ये एंटी पैरेलल होते हैं, एक इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में रन कर रहा है। ओके, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है रादर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डीनेचुरेशन, यानी कि ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और कैसे सेपरेट होंगे, इट इज गिवन वेरी हाई टेम्परेचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाएगा, so that means nearly highly temperature it is given, so that it can, the strand of the DNA can separate from each other, ठीक है। दूसरा स्टेप that is the annealing। एनीलिंग का मतलब, यानी कि यहाँ जैसे ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, अब क्या होगा, ये मैं आपको सेकंड स्टेप इसी के अंदर ही बता रही हूँ। यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इधर से इस स्ट्रैंड पे इस डायरेक्शन पे, मतलब इसके 3 प्राइम एंड वाली साइड, यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड के अपोजिट एक दूसरे को फेस करते हुए न्यूक्लियोटाइड प्राइमर स्टार्ट हो जाएगा बनना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, प्राइमर। ओके, फिर थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अब यहाँ पे रोल आएगा टैग पॉलीमरेज का, यानी कि ये एंजाइम क्या करेगा, धीरे धीरे करके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाएगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा स्टैंड बन गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इधर से इस तरह ये नया स्टैंड बनता चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या हो गया, दोनों तरफ आपने देखा कि डीएनए का जो स्टैंड था, 2 स्टैंड थे, उन दोनों स्टैंड के ऊपर एक एक नया स्टैंड बन गया। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो देखो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया आपके पास, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज रेडी। तो आपने देखा कि ये 2 से अब हमारे पास क्या हो गए, 4। नेक्स्ट पीसीआर साइकिल में क्या होगा, ये दोनों डीएनए के स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों डीएनए के स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे, फिर से यहाँ प्राइमर बनेगा और इधर इस तरीके से क्या बनेगा, ऐसे। आप देखो लगातार, अब अगले में क्या होगा, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, इधर देखें ये दोनों सेपरेट हो गए, इधर देखें यहाँ सेपरेट हो गए, इधर देखो ये सेपरेट हो गए, और इन पे क्या होगा, इस तरीके से नए स्टैंड बनते चले जाएंगे। देख रहे हो, और अब आप देख रहे हो आपके पास जहाँ पे एक स्टैंड था आपके पास, ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, now you have the multiple copies of that strand. Are you getting my point? This is PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे ही हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा कि जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि जो पॉलीमराइजेशन है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है, वो एक चेन, एक कंटिन्यूटी की फॉर्म में लगातार हो रही है, यानी कि यू कैन गेट द मल्टीपल कॉपीज। यहाँ देखो आपके पास एक से यहाँ पे कई मल्टीपल कॉपीज, नेक्स्ट साइकिल में ये भी ओपन करेगा और लगातार ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था याद रखने वाला, एक तो पीसीआर क्या है, किसने दिया, चाहिए क्या क्या आपको इसके लिए, डीएनए चाहिए, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर चाहिए, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट इसके लिए आपको इसका हीरो कौन है, टैग पॉलीमरेज स्टार, दैट इज द थर्मस एक्वेटिकस। व्हाई इट इज स्टार, बिकॉज जब हम पीसीआर करते हैं then the very high temperature is kept and at that high temperature the any other enzyme can break up। आपको पता है कि एंजाइम हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, जब इतना हाई टेम्परेचर होता है तो टैग पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच कैन कंटिन्यू इट्स वर्किंग। वो क्या कर सकता है, अपनी वर्किंग कंटिन्यू करेगा, लगातार ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को सिंथेसाइज करता चला जाएगा, और इस तरीके से 2 से 4, 4 से आगे फर्दर ये साइकिल कंटिन्यूस चलती जाएंगी जब तक आप उसे फेवरेबल कंडीशंस देते चले जाओगे। सो दिस इज पीसीआर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप
which is important. Why? Because this is the process by which we can get the multiple copies of our DNA segment. ओके, स्टेप क्या थे? सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या है? डीनेचुरेशन, यानी कि 2 DNA के स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, फिर प्राइमर बनेगा और फिर DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? एक्सटेंशन करेगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे और ये स्ट्रैंड्स बनते चले जाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ओके, हाँ जी बेटा, अब हमें करना है PCR की एप्लीकेशंस क्या हैं, बिकॉज अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स पता है, वी हैव द मैकेनिज्म, we must know the applications of PCR. So first and very important application is detection of pathogen. Detection of pathogen means so many pathogens that cause the diseases. Nowadays the PCR technique is used to detect the various pathogens like the HIV, that the human immunodeficiency virus causes disease AIDS. Okay, so by the PCR we can get the multiple copies of a particular and then DNA, and then we can diagnose that. And next is the diagnosis of specific mutation, means particular changes are there in the genetic makeup and gene mutations are there. जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनुरिया, ये सब पढ़ा है, तो दे कैन बी डायग्नोस्ड बाय द PCR. फिर है DNA फिंगरप्रिंटिंग. आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी देखा कि एक थोड़े से सेगमेंट से, मतलब नेल से, हेयर से, सीमन से, टिश्यू से, आपको कहीं से भी थोड़ा सा DNA मिले, by the PCR you can get the multiple copies of that DNA and you can do the fingerprinting. आपने पढ़ा है डिटेल में, DNA फिंगरप्रिंटिंग आप कर सकते हो. फिर आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस, यानी कि पैदा होने से पहले ही बच्चे में कहीं कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, ये चीज़ हम डायग्नोस कर सकते हैं बाय द PCR. ओके, देन डायग्नोसिस ऑफ प्लांट पैथोजन, कि जो पैथोजन्स क्या हैं, दैट आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. जैसे कि बहुत सारी वायरसेस हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस जैसे, तो ये प्लांट्स को प्रॉब्लम कर सकती हैं, दे कैन कॉज द डिजीज. सो बाय यूजिंग द PCR वी कैन डायग्नोज दैट विच वायरस हैज कॉज द डिजीज. ओके, देन पैलेंटोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. कैसे? पैलेंटोलॉजी मीन्स फॉसिल्स की स्टडी. अब हमें फॉसिल्स, हमें कुछ भी मिलता है, हमें ममीफाइड सैम्पल्स मिलते हैं ह्यूमंस के, या वूली मैमथ का हमें मिला जो फॉसिल मिले हमें, तो मीन्स बाय देयर DNA, टेकिंग अप देयर DNA एंड गेटिंग द मल्टीपल कॉपीज बाय PCR, इट इज़ वाइडली यूज्ड. ओके, हम पूरी डिटेल स्टडी कर सकते हैं इसके बारे में. फिर है जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मतलब जब कोई प्रॉपरली जीन वर्क नहीं कर रहा तो उसको डिफ़ॉल्टेड जीन को सही जीन से रिप्लेस करना, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? PCR की मदद चाहिए, जो कि हम बहुत आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था PCR क्या है, इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं. हाँ जी बेटा, आफ्टर गेटिंग द मल्टीपल कॉपीज बाय PCR, नाउ व्हाट विल हैपन? वी हैव द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट DNA. नाउ वी कैन गेट द chimeric DNA or recombinant DNA. How? We have the foreign DNA, we have the vector DNA. Okay, so both the DNAs, they are cut with the particular restriction enzyme, and after producing the sticky ends they are bound together. How? By using the enzyme DNA ligase. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके पास वेक्टर DNA है, फॉरेन DNA है, दोनों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट DNA ligase join these two and form the recombinant DNA. ओके, उसके बाद आपको ये देखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, या रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था सेलेक्टेबल मार्कर्स, याद है आपको, जिसमें हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला पार्ट यूज़ किया था. ओके, फिर नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट. यानी कि देखो बेटा, जब आपने रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया, अब जब वो रिकॉम्बिनेंट DNA अपने आप को होस्ट सेल में जाएगा तो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा. एक्सप्रेस करेगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा? DNA से RNA बनेगा और RNA से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेंगे. तो जो अब प्रोटीन बनेंगे
दैट आर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, हमें क्या मिलेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हमें मिलेंगे, ओके। एंड दिस इज द नाउ द सेल्स आर कल्चर्ड, दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि हमारे पास अलग अलग कल्चर है, कि कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, बैच कल्चर सिस्टम, कि किस तरीके से फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्चर किया जाता है एंड वी कैन गेट द प्रोडक्ट, ओके। फिर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, यानी कि जब आपने उसको प्रोडक्ट्स को रेडी कर लिया, मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, योर डिजायर्ड डीएनए इज आल्सो मल्टीप्लाइंग, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, एंड इट इज एक्सप्रेसिंग बाय प्रोड्यूसिंग इट्स फिनोटाइप, या जो भी उसका रिक्वायर्ड मटेरियल था वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड यू कैन गेट दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मींस द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज रिकवर्ड and it is now ready for the marketing. इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो ये हमने कहा था जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है बायो रिएक्टर्स, या जिन्हें कहा जाता है फर्मेंटर्स, ओके। मीन्स वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर अलाउड टू कल्चर, अलाउड टू मल्टीप्लाई, एंड अलॉन्ग विद दैट होस्ट सेल the recombinant DNA also multiply, okay. We have the two type of the bioreactor, one is simple stirred tank bioreactor. We have the two type, simple stirred tank bioreactor, and other is sparked stirred tank bioreactors, okay. So this I will explain you in the next part, but here I just want to mention that bioreactors are the vessels where the microorganisms are continuously multiplying so that we can derive the products from them. तो बेटा आपके पास अगर PCR का क्वेश्चन आता है तो आपने PCR को एक्सप्लेन करना है, अगर आपके पास प्रोसेस ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी आता है तो आपको यहाँ तक 6 स्टेप लिखने हैं, और स्टेप्स को मेंशन करने के बाद क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार आपने उसे अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन ऑल द स्टेप्स। पहले हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, देन पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने उसको कट किया था, थर्ड स्टेप में आपने पीसीआर करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई, और फोर्थ स्टेप में आपने आरडीएनए क्रिएट किया, फिफ्थ स्टेप में आपने रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लिए, और सिक्स्थ स्टेप में आपने जो प्रोटीन्स बने यानी कि जो उसके प्रोडक्ट बने आपने उसको क्या कर लिया, वहाँ से रिकवर कर लिया, एंड देन इट इज़ रेडी फॉर द मार्केटिंग, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके।